गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने आपको मटेरियल्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया था कि जो मटेरियल्स है वो किस प्रकार से परचेज़ की जाती है, कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एंड परचेज साइकिल के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम डिटेल से परचेज साइकिल के बारे में आपको बताएंगे। तो परचेज साइकिल के बारे में बताने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज साइकिल का मतलब है क्या। परचेज साइकिल एक तरह से प्रोसेस को इंडिकेट करता है। मीन्स पूरे जो परचेज का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जा कर के आपका कंप्लीट होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पर कंप्लीट होगा, एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है जिसको हम परचेज साइकिल कहते हैं। तो परचेज साइकिल किस प्रकार से होती है, कहाँ से परचेजिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है। परचेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका परचेज से, रिक्विजिशन से। परचेज रिक्विजिशन, ये परचेज रिक्विजिशन क्या है? परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट made to the purchase department to purchase the materials enlisted in its form. It is prepared by the officers who initiate the purchase. He enlists all such articles in this form whose stock balances have come down to the ordering points, or the articles which would be demanded by the production department shortly. तो परचेज रिक्वेशन एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जाती है? परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। परचेज डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल्स परचेज करना है वो एक फॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट को जो है ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? जैसे कि कल हमने आपको स्टोर कीपर के बारे में समझाया था। स्टोर कीपर स्टॉक को मेंटेन करता है, स्टॉक के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। तो जब स्टोर कीपर ये देखता है कि स्टॉक एक सर्टेन लेवल से नीचे आ गई है, ऑर्डरिंग पॉइंट से नीचे आ गया है, तो वो तुरंत ही जो आपकी शॉर्टेज मटेरियल्स हैं उनकी एक लिस्ट वो तैयार करता है और लिस्ट तैयार करके परचेज डिपार्टमेंट को वो सेंड करता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम चल रहा है तो अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अपनी खुद की पावर होती है, वो खुद खरीद सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है तो वहाँ पर जो स्टोर कीपर मटेरियल्स के लिए जो शॉर्टेज है, जो कमी है, तो उस मटेरियल को ख़रीदने की ज़रूरत है। क्योंकि मटेरियल्स अगर आपकी कम होगी तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा मांग किए जाने पर वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसको हमेशा चेक करना पड़ता है कि मटेरियल से जैसे ही स्टोर्स में कम होती है तुरंत ही उसकी एक रिक्वेजिशन लिस्ट तैयार करता है और लिस्ट तैयार करके वो परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करता है। इसकी आपकी जो फॉर्म की ये 3 कॉपीज़ बनाई जाती है। ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होता है, 3 कॉपीज़ होती हैं आपकी। परचेज रिक्वेशन इज़ प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। जो ओरिजिनल कॉपी है वो परचेज डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाती है। जो सेकंड कॉपी है स्टोर से अकाउंटेंट अपने पास रखता है और जो थर्ड कॉपी है वो रिकॉर्ड के लिए जो ये फॉर्म जो सेंड करता है वो अपने पास इसको रखता है। तो मटेरियल्स को परचेज़ करते समय हमें कुछ बातों को अपने माइंड में रखना पड़ता है।
कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट करते हैं मटेरियल्स के परचेज करने को। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हमको अपने माइंड में रखने होते हैं। तो व्हाट टू परचेज, हमें क्या ख़रीदना है, कौन सी मटेरियल्स ख़रीदनी है। तो जो मटेरियल्स हमको ख़रीदनी है, तो हर मटेरियल्स को एक कोड प्रदान कर दिया जाता है, कोड दे दिया जाता है या फिर सिंबल से दे दिए जाते हैं, जिसके कारण हम उस मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक सिस्टम बना होता है जिसके कारण से जो है उस मटेरियल्स को जो है पहचान लेते हैं। तो हमें कौन सी मटेरियल ख़रीदनी है, सबसे पहले उसको जानना होता है। ये सब चीज़ें डिटेल्स हमको परचेज रिक्वेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ती हैं, डिस्क्रिप्शन कॉलम में। इसके बाद हमको ये देखना होता है कि हमें ये परचेज़ कब करना है। तो मोस्टली मटेरियल्स उस समय परचेज़ किया जाता है जब आपका मटेरियल स्टोर्स में रीऑर्डर पॉइंट से नीचे हो जाता है। तो रीऑर्डर पॉइंट या ऑर्डरिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, उससे नीचे जैसे ही मटेरियल्स पहुंचती है वैसे ही तुरंत मटेरियल्स के परचेज़ करने का अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है और परचेज़ रिक्वेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो इसके अलावा और हमको किस बात का ध्यान रखना है कि हमें मटेरियल्स कितनी मात्रा में ख़रीदनी है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल्स परचेज़ करनी है। तो क्वांटिटी शुड बी परचेज्ड इन इकोनॉमिक लॉट्स सो दैट देयर में नॉट बी ओवर स्टॉकिंग एंड एट द सेम टाइम। तो मटेरियल्स को ख़रीदते समय इस बात का हमको ध्यान रखना है कि मटेरियल्स हमको कितनी क्वांटिटी में ख़रीदनी है। तो अगर हम मटेरियल्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट मटेरियल परचेज की कितनी आ रही है, इसको एनालाइज करना पड़ता है। अगर हम बल्क में ख़रीदते हैं, मटेरियल्स ज़्यादा मात्रा में ख़रीदते हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितनी आ रही है, तो इसको एनालाइज करना होता है। और उसके आधार पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मटेरियल्स ख़रीदने से स्टोर्स पर बर्डन बढ़ जाता है। स्टोर्स की जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट, वो इंक्रीज हो जाती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट भी मटेरियल्स को ख़रीदने में ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि इंटरेस्ट का भी आपको नुकसान हो सकता है। तो मटेरियल्स को ख़रीदते समय हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि कितनी क्वांटिटी में मटेरियल्स ख़रीदा जाए। तो परचेज रिक्वेशन फॉर्म जब परचेज डिपार्टमेंट को मिल जाता है, तब परचेज डिपार्टमेंट का अगले स्टेप होता है कि सप्लायर को सेलेक्ट करना। मटेरियल्स हम किस सप्लायर से ख़रीदें, जो सप्लायर कौन, जो उस मटेरियल्स की सप्लाई कर रहा हो, तो उसको सेलेक्ट करना, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है। तो अब किस सप्लायर को मटेरियल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होंगी जो उस प्रकार की मटेरियल्स को मार्केट में सप्लाई कर रही होंगी, तो पर्टिकुलर फर्म किस सप्लायर को जो है इनवाइट करें। तो इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम जो फर्म्स वगैरह होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं होती हैं, वो टेंडर्स या कोटेशन इनवाइट करती हैं और सप्लायर से अपने कोटेशन या टेंडर्स देने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। तो बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो अपने टेंडर्स देते हैं, अपने प्राइसेस बताते हैं कि, और मटेरियल की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि मटेरियल्स की क्वालिटी उनकी कैसी है और वो किस प्राइस पर मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोवाइड कराएंगे। तो मटेरियल्स को ख़रीदते समय प्राय इसको एनालाइज किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है कि किस सप्लायर को जो है टेंडर दे दिया जाए। तो प्राय ये देखा जाता है कि जो आपके सप्लायर फर्म हैं, तो जिस सप्लायर फर्म की गुड्स की रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हो, उसके प्राइस सही हों, फेयर हों, तो उसको मोस्टली जो है इनवाइट कर दिया जाता है मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए, उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो मटेरियल्स की जो प्राइस है वो अगर सुटेबल हैं, परचेज डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर
सप्लायर की मटेरियल्स प्राइस वो सही है तो उसको इनवाइट कर दिया जाता है, उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो ऑर्डर पर्टिकुलर जो सप्लायर है उसका सिलेक्शन करने के बाद अब उसको ऑर्डर भेज दिया जाता है। तो जो सप्लायर फर्म है वो अपनी जो टेंडर देते समय ये भी बताती हैं कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ट्रेड डिस्काउंट उनकी कैसी है, क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं तो कितने महीने में उसका पेमेंट करना है, तो जो उसके ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को टेंडर के थ्रू वो बता देता है और उन सभी टेंडर्स को इंस्पेक्शन किया जाता है, उनको समझा जाता है और परचेज डिपार्टमेंट फिर डिसीजन लेता है कि किस सप्लायर को इनवाइट किया जाए। तो इनवाइट करने के बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो सप्लायर फर्म विद इन टाइम पीरियड वो ऑर्डर जो है पूरा कर देती हैं और परचेज डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर उसको जो प्लेस किया हुआ था वो सप्लायर फर्म उसको पूरा कर देती हैं। तो फिर क्या होता है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो प्राप्त करते समय इसके मटेरियल्स को रिसीव करने का काम एक अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है जिसको हम रिसीविंग डिपार्टमेंट कहते हैं। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो मटेरियल्स को चेक करता है, जितना मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिस क्वालिटी का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिस रेट से ऑर्डर मटेरियल्स के ऑर्डर प्लेस किए गए थे, तो क्या सेम क्वालिटी का मटेरियल्स आया है, सेम क्वांटिटी में मटेरियल्स आया है, सेम प्राइस से मटेरियल आया है, तो इन सभी बातों को चेक करता है। तो जो उसकी कॉपी है, जो इनवॉइस है, इनवॉइस को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद मटेरियल्स को रिसीव कर लिया जाता है। तो सप्लायर फर्म्स हैं वो मटेरियल को सेंड करते समय मटेरियल जब के सप्लाई करती हैं तो साथ में इनवॉइस भी भेज देती हैं। तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है तो उस इनवॉइस से टैली करता है मटेरियल्स को और टैली करने के बाद वो इनवॉइसेस वो स्टोर्स अकाउंटेंट को सेंड कर दिए जाते हैं। स्टोर अकाउंटेंट फिर ये चेक करता है कि सप्लायर के जो कोटेशंस हैं, परचेज ऑर्डर की जो कॉपी है और गुड्स से रिसीव्ड नोट है, उन सबको टैली करता है, उन सबका मिलान करता है। मिलान करने के बाद उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट्स इन सबको चेक करेगा, उसको फिर वेरीफाई करेगा। जो टोटल है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, उसको कैलकुलेट करेगा, उसको भी चेक करेगा। चेक करने के बाद वो अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को वो कॉपी दे दी जाती है। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वही पेमेंट करेगा, जो भी गुड्स या रॉ मटेरियल्स जो परचेज़ की गई हैं उसका पेमेंट उसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो परचेज साइकिल है वो आपका कंप्लीट होता है। तो परचेज रिक्विजिशन से स्टार्ट होता है और जो है वेरिफिकेशन तक, मटेरियल्स के रिसीप्ट ऑफ वेरिफिकेशन तक ये आपका प्रोसेस चलता है। इसको हम इस पूरी जो साइकिल को हम परचेज साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको आप समझिए और बुक रीड करिए। ओके, थैंक यू।